नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का 8वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है बेटी नहीं बेटा चाहिए और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 8वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग 8। नाम बेटी नहीं बेटा चाहिए। हम सभी अपने अपने घर वापस आ चुके थे और वापस अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। अब मुझे इंतजार था तो अपनी हकलाहट की समस्या के ठीक होने का, लेकिन मुझे पता था कि ठीक नहीं होगी और मुझे सारी उम्र इसी समस्या के साथ बितानी है। मुझे इस प्रकार के अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। यह सब मैंने माता जी के कहने पर किया था, क्योंकि मैं उनका कहा नहीं टाल सकता था। खैर, समय बीतता गया और हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। समय के साथ साथ मेरी हकलाहट की समस्या भी बढ़ती गई, लेकिन अब मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरी शादी के बाद मेरा जीवन कुछ हद तक ठीक चलने लगा और अब मुझे मेरी हकलाहट की समस्या की ज्यादा चिंता भी नहीं थी, क्योंकि मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वालों को पता लग चुका था। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं अपना जीवन अपने हिसाब से आराम से जी रहा था। लेकिन इसी बीच ईशा के स्वभाव में मैंने एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की। ईशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन शामिल हो चुका था। वह बात बात पर मुझसे झगड़ा करती रहती थी। उसकी बातों से और उसके झगड़े में मेरे प्रति नाराजगी साफ झलकती थी। जब कभी हमारा झगड़ा हद से बढ़ जाता तो ईशा के माता पिता हमारी सुलह करवाने के लिए आगे आते। इसी दौरान एक दिन ईशा ने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं एक पिता बनने जा रहा था और एक पिता बनने की खुशी सब खुशियों से बढ़कर होती है। एक दिन की बात है, मैं सुबह अपने दफ्तर में जाने के लिए तैयार होने लगा तो ईशा ने मुझसे कहा, सुनो, आपसे एक बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? मैंने हैरानी से पूछा। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की जांच करवाना चाहती हूँ। पेट में पल रहे बच्चे की जांच करवाना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की जिसे आप समझ ना सके। पहेलियां मत बुझाओ और खुलकर बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण जांच करवाना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। ईशा जो कुछ कह रही थी मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और उससे कहा, ईशा, सुबह सुबह यह सब बातें करने का सही समय नहीं होता, खासकर जब मैं अपने दफ्तर को जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है, जिस बारे में भी बात करनी है, हम शाम को बैठ कर करेंगे। इतना कहकर मैं उससे बिना कुछ कहे जल्दी से अपने दफ्तर की ओर चल दिया। दफ्तर में जाकर भी मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि ईशा की बात मेरे दिमाग में एक हलचल सी पैदा कर रखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने यह बात किस आधार पर की है, वह क्या चाहती है। मेरे मन में ऐसे कई प्रकार के सवाल घूम रहे थे, जैसे कि मान लो मैं उसकी जांच के लिए सहमत हो जाता हूँ, तो जांच में पता चलता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है, तो क्या वह उसको मार देगी? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं उसको इस बात की इजाजत कभी भी नहीं दूंगा। वह सब बातें बाद में थी। सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना था कि उसके मन में इस तरह की बातें या इस तरह का विचार आया कहाँ से। क्या उसकी माँ ने ऐसा कहा? अगर ईशा की माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, तो फिर उसे समझा पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि मैं अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से अपने ससुराल में ज्यादातर चुपचाप ही रहता था, ज्यादा बातें नहीं करता था, और फिर इस तरह के संवेदनशील मुद्दे के ऊपर अपनी सास यानी कि ईशा की माँ से बात करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इस बीच मेरी हकलाहट की समस्या भी काफी अड़चन पैदा कर सकती थी। लेकिन मैं ईशा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था, वह अपनी जिद पर जरूर रहेगी। हो सकता है कि उसने इसके बारे में अपनी माँ से बात की हो और उसी की मर्जी से यह सब बोल रही हो, और अगर कहीं जांच में लड़की के बारे में पता चला तो वह जबरदस्ती उसका गर्भपात करवाएंगे, यानी मेरी औलाद को मार देंगे, और मैं ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा सकूंगा। इसके लिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी, मुझे एक योजना बनानी होगी। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद और अपने आप में आत्ममंथन करने के बाद मैंने यह निर्णय किया कि मुझे एक ईशा को कुछ समय देना चाहिए, उसे उसके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में पता करना चाहिए, क्या पता मेरे समझाने से वह समझ जाए। शाम को थका हारा मैं अपने घर में आ गया और ईशा तो जैसे मेरा ही आने का इंतजार कर रही थी। उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया और मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे पता था कि वह मुझसे क्या बात करना चाहती है, वह मुझसे क्या कहेगी, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार था। सुनो, सुबह मैंने आपसे कुछ कहा था, क्या याद है आपको? क्या कहा था? वैसे इतनी जल्दी भूलने की आदत तो आपकी है नहीं। खैर फिर भी आपको दोबारा से बता देती हूँ। सुबह मैंने आपसे बात की थी कि मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की जांच करवाना चाहती हूँ। पहले तो तुम मेरे पास आकर बैठो और आराम से बात करो। तुम ऐसा क्यों करवाना चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में इस बात का ख्याल कैसे आया? आखिर बात क्या है? जरा खुलकर बात करो। क्या मेरे परिवार में से किसी ने ऐसा कुछ कहा है? मुझे कुछ नहीं पता। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करना है। ऐसा संभव नहीं है। यह गैरकानूनी है, ऐसा नहीं हो सकता। यह सब बातें आप मुझ पर छोड़ दो। चलो एक पल के लिए मान लो कि हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की जांच करवा लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब यही की जांच में अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़का या फिर लड़की है, फिर तुम उसके बाद क्या करोगी? क्या करूंगी? यह सब बातें बाद में, पहले जांच तो करवा लेने दो। नहीं, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुम जांच करवाने के बाद क्या करोगी। चलो मान लो कि तुम्हें जांच पता चलता है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है, तो क्या? यह तो एक खुशी की बात होगी। क्या तुम इस बात से खुश नहीं होगे कि तुम एक लड़के के पिता बनने जा रहे हो? हाँ, लेकिन अगर लड़की होगी तो मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि मैं एक लड़की का पिता बनने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं होगी। मतलब यही कि मुझे लड़की की अपेक्षा एक लड़के की माँ होने से ज्यादा खुशी होगी। चलो मान लो जांच में पता चलता है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। स्वीकार नहीं करोगी से तुम्हारा क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। अब इसका मतलब साफ साफ शब्दों में तो बताया नहीं जा सकता। तुम खुद एक पढ़े लिखे इंसान हो, उसका मतलब तो अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है और मैं वहीं बैठा उसकी कई बातों के बारे में सोचता रहता हूँ। आखिरकार मेरा शक सही था। ईशा अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच इसलिए करवाना चाहती थी कि अगर लड़का हुआ तो वह उसे स्वीकार कर लेगी और अगर लड़की हुई तो वह उसे स्वीकार वहीं करेगी, यानी इसका सीधा मतलब था कि वह जांच में लड़की होने पर वह अपना गर्भपात करवा लेगी। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं गर्भपात जैसा घिनौना काम नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं ईशा के स्वभाव से भली भांति परिचित था, वह अपनी जिद की पक्की है। वह ऐसे घिनौने काम को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेगी। मैं इस नई परेशानी के हल के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मुझे मेरे दोस्त राकेश, जो कि एक डॉक्टर था, उससे बात करने का ख्याल आया। मैंने उसके तुरंत से फोन किया। हेलो राकेश, मैं रवि बोल रहा हूँ।
हाँ रवि बोलो, आज दिनों के बाद कैसे याद किया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं तुम्हें अभी मिल सकता हूँ? क्या बात हो गई? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस किसी जरूरी विषय पर तुमसे एक सलाह करनी थी। हाँ तो बोलो ना, क्या बात है? वह सब फोन पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्या मैं तुमसे अभी कहीं मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है, मैं इस समय अपने क्लिनिक में ही हूँ, तुम अभी आ जाओ, तुम्हारा अपना क्लिनिक है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। यह कहकर मैंने फोन बंद किया और तुरंत से राकेश से क्लिनिक की ओर रवाना हो गया और कुछ ही समय में मैं राकेश के क्लिनिक में पहुंच गया। राकेश अपने क्लिनिक ने मेरा ही इंतजार कर रहा था। राकेश ने मेरा स्वागत करते हुए कहा, आओ रवि, और सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, अपना सुनाओ। बस ठीक। हाँ तो तुम फोन पर किसी सलाह लेने की बात कर रहे थे, क्या बात हो गई? इसके बाद मैंने ईशा की गर्भ जांच करवाने वाली सारी बात उसे बता दी। यार रवि, यह कैसी बात हुई? इस प्रकार का केस तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, क्योंकि आम तौर पर तो लड़के पक्ष की तरफ इस प्रकार की मांग रखी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गर्भ जांच या गर्भपात जैसी मांग तो पति या उसके परिवार वालों की तरफ से की जाती है। मैं अपनी जिंदगी में इस प्रकार का पहला केस देख रहा हूँ, जहाँ एक पत्नी अपने पति पर उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाने पर जोर दे रही हो, और यही नहीं, जांच में गर्भ में लड़की होने की परिस्थिति में उसे गिरा देने यानी मार डालने की जिद पर भी अड़ी हो। कमाल है यार, वैसे ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का तो पता नहीं। यार सच कहूँ तो उसकी एक ही बच्चा पैदा करने की योजना है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। यार अगर सच बात बोलूं तो वह दो बच्चे नहीं चाहती, वह एक ही बच्चा चाहती है, और वह भी लड़का। यही वजह है कि वह बार बार अपने गर्भ के लिंग की जांच करवाने की जिद कर रही, ताकि अगर जांच के दौरान लड़की होने के बारे में पता चलता है तो समय रहते अपना गर्भपात करवा ले। क्या भाभी के मायके वाले इस सब के लिए राजी हैं? इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या मेरी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? फिर तो मुश्किल है। इसके बाद हम कुछ देर के लिए खामोश हो गए। कुछ देर के बाद मैंने राकेश से कहा, एक समाधान है, अगर तुम साथ दो तो। कैसा साथ? कैसा समाधान? मैं तुम्हारा हर प्रकार से साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी भाभी को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे क्लिनिक में आऊंगा। तुमने जांच करने का नाटक करते उसे सिर्फ यही कहना है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है। इससे क्या होगा? इससे गर्भ हत्या जैसा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लड़की हुई तो तुम्हें तो पता है कि उसे गर्भ में ही मार देगी। लेकिन अगर हम उसे यह कह दे कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का है, तो वह उसे मारने का विचार त्याग देगी और उसे राजी खुशी जन्म दे देगी। लेकिन मान लो जांच के दौरान पता चलता है कि वह एक लड़की है और उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है, तो इसके बाद क्या होगा? बात की बाद में देखा जाएगा। तुम्हें जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। पहली बात, गर्भ के लिंग की जांच वगैरह कोई नहीं करनी, क्योंकि लड़का हो या लड़की मुझे मंजूर है, लेकिन किसी निर्दोष की हत्या मुझे मंजूर नहीं। दूसरा, तुम मुझे और मैं तुम्हें नहीं जानता, इस बात का विश्वास अपनी भाभी को दिलवाना है, ताकि बाद में वह यह ना कह सके कि मुझे पहले से सब कुछ पता था और यह हम दोनों की कोई चाल थी। ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। और फिर योजना के मुताबिक कुछ दिनों के बाद मैं ईशा को लेकर राकेश की क्लिनिक में चला गया। उधर राकेश भी किसी अभिनेता से कम नहीं था। उसने ईशा के सामने गर्भ के लिंग की जांच करने का ऐसा अभिनय किया कि उसे विश्वास हो गया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है। ईशा इस बात से बहुत खुश थी कि अब एक लड़के को जन्म देगी, लेकिन सच क्या था इसके बारे में किसी को पता नहीं
था क्योंकि राकेश ने वह जांच की ही नहीं थी जिससे ऐसा कुछ पता लग सकता। ईशा इस बात को लेकर खुश थी कि वह एक लड़के को जन्म देगी और मैं इस बात को लेकर खुश था कि मैंने अपने होने वाले बच्चे की जान बचा ली है। एक दिन मैं रोजमर्रा की तरह शाम के समय अपने दफ्तर में बैठा था कि तभी मोहल्ले में रहने वाले एक बुजुर्ग राम किशन जी मेरे पास आए। मैंने उनके आते ही उनका आदर सत्कार करके अपने पास बैठाया और उनसे कहा, कहिए अंकल जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मैंने सुना है तुम जायदाद वगैरह खरीदने और बेचने का काम भी करते हो। जी नहीं अंकल जी, मुझे माफ करना, मैं यह काम नहीं करता। मेरा यह कहते ही वह कुछ मायूस से हो गए। क्या हुआ अंकल जी, आप कुछ छिपा रहे हैं, क्या बात है? बेटा, दरअसल मेरा एक दोस्त है, मेरी ही उम्र का है, उसका उसकी पत्नी से तलाक हो गया था और उसके बाद उसने शादी नहीं की। अब वह बिल्कुल अकेला है। कुछ साल पहले उसको पता चला कि उसे कैंसर की समस्या है। अपनी इस समस्या के इलाज के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। अब उसे अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए उसे अपना घर बेचना होगा। लेकिन अंकल जी, उनका कोई रिश्तेदार वगैरह, मेरे कहने का मतलब है कि क्या वह उनकी मदद नहीं कर सकते? बेटा, वैसे तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। जो दूर दूर के हैं, वह सभी उससे दूर ही रहते हैं और जो कोई पास के हैं, वह उसका घर हड़पने की फिराक में है। बेटा, मेरी मानो तो तुम वह घर खरीद लो, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मेरा फायदा? वो कैसे? बेटा, वो घर सड़क के किनारे पर है। कल को अगर तुम कोई व्यवसाय भी करना चाहो तो कर सकते हो। बेटा, उनका कोई ऐसा रिश्तेदार वगैरह नहीं है जो कि उनकी मदद कर सकता हो। मुझे जमीन जायदाद वगैरह खरीदने या बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। मेरा यह काम भी नहीं था। मेरा काम तो एक वकील के तौर पर लोगों की मदद करना था, इसलिए मुझे यह घर खरीदने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मैं मेरे पास चलकर आए उस आदमी को मना कैसे कर सकता था जो कि मुझसे मदद की आस लेकर आया था? बेटा, लगता है तुम किसी सोच में पड़ गए हो। अगर तुम वो घर नहीं खरीदना चाहते तो साफ तौर पर बोल दो, मैं किसी और को उसे खरीदने के लिए कह दूंगा। बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें वह घर खरीदने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह घर बहुत बढ़िया जगह पर स्थित है। नीचे दुकान और उसके ऊपर मकान बना हुआ है और वह सड़क के किनारे है। मुझे वह घर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर तुम उस घर को अभी खरीद लो तो मैं तुमसे बाद में खरीद लूंगा। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप वह घर अपने नाम पर खरीद लो और रही पैसों की बात तो वह मैं दे दूंगा। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम कल सुबह मेरे साथ चलो और अगर तुम्हें वह घर पसंद आता है तो तुम खरीद लो, मैं तुमसे बाद में खरीद लूंगा। ठीक है अंकल जी, हम कल सुबह चलते हैं। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर।